दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री पुस्तक से एनसीईआरटी पॉलिटी एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल एग्जाम में जो है वो एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो हम लोग जो है इसलिए एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को करना शुरू किए हैं। तो ये दोस्तों आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है एनसीईआरटी का, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, हमारे देश में कानून के शासन का मतलब है। तो कानून का शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। सही है। दूसरा है, कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो क्यों ना हो, या धरना सेठ हो क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति हो क्यों ना हो, वो सब लोग जो है वो कानून के अंडर में ही काम करते हैं। इससे किसी भी अपराध व कानून के उल्लंघन पर जो है निश्चित सजा होती है। तो इसके अनुसार जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम जो है वीडियो एनसीईआरटी का रेगुलर अपलोड करेंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। देखिए, भारतीय विरोध के बावजूद रोलेट एक्ट को कब लागू कर दिया गया था? तो रोलेट एक्ट जो लाया था वो 10 मार्च 1919 को आया था। 10 मार्च 1919 को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी गई थी? 13 अप्रैल 1919 को घटी गई थी। कब? 13 अप्रैल 1919 को घटी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट का पंजाब में भारी विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को, इन दोनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में किसने गोलियां चलवा दी थी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में किसने गोलियां चलवा दी थी? तो जनरल डायर ने चलाया था दोस्तों। किसने चलवाया था? जनरल डायर ने चलवाया था। और आगे देखते क्वेश्चन, डैश का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मन मानेपन को मिसाल थी। 1870 का जो है राजद्रोह एक्ट जो था वो अंग्रेजी शासन के मन मानेपन का मिसाल था। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि संसद कोई कानून बनाती है और वह कानून संविधान के विरुद्ध हो, तो निम्नलिखित में से उसको रद्द कर सकता है। अगर मान लें संसद कोई कानून बना दे, वो कानून के यानी संविधान के वो विरुद्ध हो जाएगा, तो उस कानून को जो है कौन निलंबित कर सकता है, कौन रद्द कर सकता है? तो दोस्तों न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है, तो उसे डैश कहा जाता है। उसे राजद्रोह कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? राजद्रोह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दमनकारी से क्या समझते हैं आप? दमनकारी का मतलब क्या होता है? तो स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना, उसे क्या कहा जाता है? दमनकारी कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है अध्याय 5, इसका नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। उसे विवादों का निपटारा करना होता है और न्यायिक समीक्षा करना होता है। ये दोनों जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से डैश को प्राप्त है। यानी संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो हमारे देश का न्यायपालिका करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक समीक्षा से क्या तात्पर्य है? न्यायिक समीक्षा से हम क्या समझते हैं? तो न्यायिक समीक्षा से दोस्तों हम समझते हैं, यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है उस कानून को। चलिए आगे क्वेश्चन है, अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि
उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो निम्न में से किस न्यायालय में जा सकता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और या फिर हाई कोर्ट में भी जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का हनन हुआ है किसी व्यक्ति का, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट में भी जा सकता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है? तो आर्टिकल 21 में दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारा देश भारत कब गणतंत्र बना? हमारा देश भारत जो है वो कब गणतंत्र बना? तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा गया, इसका मतलब क्या है? न्यायपालिका जो है वो मतलब स्वतंत्र रख दिया गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि विधायिका, कार्यपालिका और अन्य किसी का भी न्यायपालिका पर नियंत्रण नहीं होता है, यानी कोई इसे अपने कब्जे में न ले, इसलिए जो है न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है, देश देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। क्वेश्चन है, देश देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। तो किसी अगर नागरिक को मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो कौन रक्षा करेगा? न्यायपालिका करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है, विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को निम्न में से कौन रोक सकता है? तो न्यायपालिका रोक सकता है। कौन रोक सकता है? न्यायपालिका। चलिए आगे क्वेश्चन है, जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें डैश कहा जाता है? उन्हें जिला अदालत, उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, आमतौर पर किसी जेल या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होने वाले न्यायालय को क्या कहा जाता है? उसे अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य का एक डैश होता है? तो प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होता है, यानी उच्च न्यायालय होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत जो है इनमें से कौन होती है? अपने राज्य की, किसकी बात कर रहा? अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत, अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत क्या होती है? हाई कोर्ट होती है, यानी उच्च न्यायालय हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय से ऊपर निम्नलिखित में से कौन न्यायालय होता है? तो वो होता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय होता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है कि देश की सबसे बड़ी अदालत निम्न में से कौन है जो नई दिल्ली में स्थित है? तो दोस्तों कौन है? सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय है। चलिए आगे क्वेश्चन है, देश के मुख्य न्यायाधीश देश के मुखिया होते हैं? तो देश के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, देश के फैसले देश के बाकी सारी अदालतें को मान्य होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसले जो देश के सारी अदालत को मानना पड़ता है। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 ईस्वी में जिनमें से किस जगह पर हुआ था? तो सबसे पहले जो हुआ था दोस्तों वो कलकत्ता में हुआ था, बम्बई में और मद्रास में, यानी ये तीनों जगह पे हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब हुआ था दोस्तों? 1862 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है,
आगे क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन जो है और निम्न में से कब हुआ था, यानी दिल्ली हाईकोर्ट का जो है स्थापना वो कब किया गया था? 1966 में। कब किया गया था? 1966 में किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1966 में। चलिए आगे क्वेश्चन है, वर्तमान में देश भर में कुल उच्च न्यायालय, यानी अभी जो है वर्तमान में कुल हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? कुल अभी 25 है। कितना है? कुल 25 है हाईकोर्ट। आगे क्वेश्चन है, भारत में डैश न्यायिक व्यवस्था है? तो भारत में एकीकृत है। कैसी न्यायिक व्यवस्था? एकीकृत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपीलीय व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना और हत्या आदि जिनमें से किस कानून के अंतर्गत आते हैं? चोरी हो गया, दहेज के लिए औरत को तंग करना और हत्या आदि जो है ये किस कानून के अंतर्गत आते हैं? दीवानी हो जाएगा या फिर फौजदारी हो जाएगा? इसे दीवानी बोलेंगे। ये फौजदारी कानून, इसे क्या बोलेंगे? फौजदारी बोलेंगे, फौजदारी कानून बोलेंगे। दीवानी तो हो गया जमीन से संबंधित हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि जमीन का बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि किस कानून से संबंधित है? ये आ जाता है दोस्तों दीवानी कानून का अंतर्गत आता है। इसका अंतर्गत दीवानी कानून का अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज के निम्न में से किस कानून का अंतर्गत आता है? ये आता है फौजदारी कानून का अंतर्गत। एफआईआर जो होता है वो किसका अंतर्गत आता है? तो फौजदारी कानून का अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो न्यायालय दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका यानी पीआईएल की शुरुआत डैश की गई? किसके द्वारा की गई? न्यायिक पहल के द्वारा किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में जनहित याचिका यानी पीआईएल की शुरुआत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब से की गई थी? 1980 के दशक में किया गया था शुरुआत इसका। चलिए आगे क्वेश्चन है, जनहित याचिका यानी पीआईएल को निम्न में से किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? इसे आप सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं। तो उपयुक्त दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना को जनहित याचिका के फलस्वरूप शुरू की गई थी? तो वो है दोस्तों मिड डे मील योजना को जो है वो पीआईएल में शुरू किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, अदालत ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को दोपहर के भोजन के योजना यानी मिड डे मील की व्यवस्था करने का आदेश दिया था? तो अनुच्छेद 21 के तहत। चलिए आगे क्वेश्चन है, फुटबॉल पर फुटबॉल फुटपाथ पर रहने वाले को बिना तर्क के बल प्रयोग कर तथा उन्हें समझाने का मौका दिए बिना बेदखल करना असंवैधानिक है। न्यायालय ने यह फैसला जो है और निम्नलिखित में से किस मुकदमा के तहत दिया था? ये दिया गया था ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम निर्णय 1985 के तहत दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है? अनुच्छेद 21 के तहत। चलिए आगे क्वेश्चन है, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम निर्णय द्वारा फुटपाथ पर रहने वालों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय निम्न में से कब दिया गया था? 1985 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1985 में। चलिए आगे क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक भारत में डैश ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? न्यायपालिका दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, न्यायपालिका ने निम्न में से किसकी शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है? तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर लगाया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए बताइए, निम्न में से कौन हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है? वह न्यायपालिका दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, अब आ गया अध्याय 6, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। सही कूट को चुनना है इसमें से। आपराधिक न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन मुख्य अधिकारी होता है? तो पुलिस होता है, सरकारी वकील होता है, बचाव पक्ष का वकील होता है और न्यायाधीश होता है। ये सभी जो है वो आपराधिक न्याय व्यवस्था में आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पब्लिक सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, यदि पुलिस को लगता है कि सबूतों में आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में डैश दाखिल कर सकती है। तो आरोप पत्र और चार्जशीट दोनों दायर कर सकती है। चलिए आगे क्वेश्चन है, किसी भी आरोप में कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, ये निम्न में से कौन तय करता है? तो न्यायाधीश करता है। कौन का तय करता है? न्यायाधीश करता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते? तो उसे अनुच्छेद 39 के एक के तहत जो है रखने की आ, मौका दिया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को इनमें में से कौन मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार ये दिया गया है। दूसरा, 15 साल से कम उम्र के बालक और यहाँ किसी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। ये भी सही है दोस्तों। ये तीनों जो है अधिकार एक नारी को दिया गया है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस व एवं अन्य संस्थानों के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रिया तय की हुई है। तो इस नियमों के दिशा निर्देशों को किस नाम से जानते हैं? तो डी के बसु के नाम से जानते हैं। डी के बसु के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, FIR से क्या तात्पर्य, यानी FIR का फुल फॉर्म बताना है। तो FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है? निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है? कहने का मतलब है कि इसमें से बताना कौन सा गलत हो जाएगा। पहला है कि पुलिस FIR दर्ज करने के बाद ही किसी अपराध की जो है पड़ताल शुरू कर सकती है। हाँ बिल्कुल सही। दूसरा है, शिकायत करने वाले को पुलिस ने FIR की एक नकल मुफ्त पाने की कानूनी अधिकार होता है। यह भी सही है। तीसरा है, FIR में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम और अपराध का समय होना जरूरी है। गवाहों के नाम भी FIR में दर्ज होना चाहिए। ये भी सही है दोस्तों। चौथा है, पुलिस को FIR की सूचना केवल मौखिक रूप में मिल सकती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, अदालत में डैश राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। इसका ऑप्शन है न्यायाधीश, प्राइवेट वकील और सरकारी वकील और व्यक्ति। इसका आंसर हो जाएगा सरकारी वकील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा है? सरकारी वकील को राज्य की ओर से अभियोजित प्रस्तुत करना होता है। सही है। न्यायालय के पदाधिकारियों के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारी ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे। ये भी सही है दोस्तों। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश की वही है हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। तो न्यायाधीश की होती है दोस्तों।
चलिए आगे क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद डैश में जीवन का अधिकार का आश्वासन दिया गया है। तो जीवन का अधिकार हमको आर्टिकल 21 में मिला दोस्तों, किसमें? आर्टिकल 21 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता है? अगर न्यायाधीश ने किसी व्यक्ति के वकील को अभियोजित की ओर से घोषित किए हैं, अगले व्यक्ति जो है आदि गवाह व जगह करने का पर्याप्त समय न दिया जाना। दूसरा है, पहले से ही न्यायाधीश द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी मान लेना। ये दोनों जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा, किसे किसे निष्पक्ष सुनाई नहीं कहा जा सकता? दोनों को। चलिए आगे क्वेश्चन है, निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान में अनुच्छेद डैश का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अनुच्छेद 21 का। चलिए आगे क्वेश्चन है, आगे आगे अब अध्याय 7 आ गया है, हाशियाकरण की समझ। देखिए, आदिवासी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य सत्य बताना है, सही बताना है। इसमें से आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी है। दूसरा है कि भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। उड़ीसा राज्य में 60 से अधिक विभिन्न आदिवासी समूह का घर है। ये तीनों कथन जो है सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, आदिवासियों को डैश भी कहा जाता है। आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर डैश होता है। उनके भीतर क्या होता है? ऊंच नीच का फर्क बहुत अधिक होता है क्या? नहीं, ये तो नहीं होगा। ऊंच नीच का फर्क बहुत ही कम होता, हाँ ये हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते ऑप्शन। आगे कुछ ऑप्शन है, अमीर और गरीब का फर्क बहुत अधिक नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊंच नीच का जो फर्क जो है बहुत कम होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, डैश सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। तो 19वीं सदी में जो है दोस्तों बहुत सारे आदिवासी जो है वो ईसाई धर्म को अपना लिया था। चलिए आगे क्वेश्चन, आदिवासियों ने में जो है डैश बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो संथाली बोलने वालों की संख्या क्या सबसे ज्यादा है? भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि डैश समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। तो बहुसंख्यक समुदाय की। चलिए आगे क्वेश्चन है, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में डैश एक अहम भूमिका निभाती है। तो दोस्तों न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है। चलिए आगे बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितना परसेंट है? 14.2% है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कब मुसलमानों के आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के जायजा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? 2005 में किया गया दोस्तों। कब किया? 2005 में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।